कक्षा 12 का टॉपिक पॉलीमर, जिसका पार्ट नंबर 15 हम कर रहे हैं। इससे पहले हमने 14 पार्ट कर लिया था। आज का हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है बहुलकों का आणविक द्रव्यमान या फिर मोलिकुलर मास ऑफ पॉलीमर। पॉलीमर जो है उनका मोलिकुलर मास ज्ञात करना है हमें, और उनको ज्ञात करने के दो तरीके हैं। एक संख्या औसत अणुभार, ये दूसरा आता है भार औसत अणुभार। संख्या का मतलब नंबर से ले लिया और मोलिकुलर मास को m से शो करते हैं, तो इसको mn बार से शो किया जाएगा। और ये बार वेट को शो करता है, इसलिए mw बार से इसको शो करेंगे। तो जैसे देखो कोई भी बहुलक जो होता है, हम बहुलक की बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखो जैसे कोई भी बहुलक जो है वो बहुत सारे छोटे छोटे बहुल अणुओं से मिलकर बना है, तो इसका मतलब इसका अणुभार भी क्या आएगा, उन छोटे छोटे बहुलकों को जोड़ करके उनके बराबर आएगा, अगर किसी बहुलक का अणुभार ज्ञात करें तो। या फिर कोई भी बहुलक होता है वो आकार, संरचना या फिर आणविक द्रव्यमान पर निर्भर करता है। वो अपने आकार पर भी निर्भर करेगा, संरचना पर भी निर्भर करेगा और आणविक द्रव्यमान पर भी निर्भर करेगा, क्योंकि किसी भी बहुलक का आकार जितना बड़ा होगा उसका मोलिकुलर वेट उतना ही ज़्यादा आएगा। संरचना जितनी बड़ी होगी उसका मोलिकुलर वेट उतना ही आएगा। आणविक द्रव्यमान, मोलिकुलर वेट की जितना ज़्यादा बड़ा बहुलक उसका आणविक द्रव्यमान उतना ही ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पे संख्या औसत अणुभार और भार औसत अणुभार की बात कर रहे हैं। अब देखो दोनों में वैसे तो हम अंतर करते हुए भी कर सकते हैं, और यहाँ पर देखो कि संख्या औसत अणुभार कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे हमारे पास में कोई भी बहुलक है वो 3 अणुओं से मिलकर बना हुआ है, 3 छोटे अणुओं से मिलकर बना हुआ है, तो 3 छोटे अणुओं का अणुभार लेंगे हम, तो उन 3 छोटे अणुओं का अणुभार टोटल कर लेंगे कितना अणुभार आएगा, और 3 अणु ले रहे हैं तो वो उसकी क्या हो गई, संख्या हो गई। तो टोटल जितना अणुभार आएगा उसके अंदर अगर संख्या का भाग दे दिया जाए तो परिणाम जो प्राप्त होता है वो संख्या औसत अणुभार होता है। ठीक है, इसी प्रकार भार औसत अणुभार, यहाँ पे संख्या से डिवाइड करेंगे इसलिए संख्या औसत अणुभार हो गया, भार से डिवाइड करेंगे इसलिए भार औसत अणुभार हो जाएगा। हम क्या करेंगे कि कोई भी बहुलक वैसे ही जैसे हमने पहले लिए 3 छोटे अणुओं से मिलकर बना हुआ है, तो 3 छोटे अणु हो गए हमारे पास में, उनका हम क्या ज्ञात करेंगे, अणुभार ज्ञात करेंगे। अणुभार ज्ञात करके उनके बाद में उसके अणुभार से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उनको जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद में उनका जो अणुभार होता है उससे हम डिवाइड करेंगे, जो परिणाम प्राप्त होगा वो भार औसत अणुभार हो जाएगा। जैसे हमारे पास में हम बात करते हैं अणुओं की कुल संख्या या अणुओं की जो संख्या है उसको किससे नोट करेंगे, n से नोट करेंगे, और जो अणुभार है उसको किससे नोट करेंगे, m से नोट करेंगे। स्मॉल m मान लो, स्मॉल m लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे n1 अणुओं का अणुभार ले लें हम, तो n1 अणुओं का अणुभार क्या हो जाएगा, m1 हो जाएगा। n2 अणुओं का अणुभार क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा। और ni मतलब n3 n4 n5 बहुत सारे अणु है, तो लास्ट वाला ni ले लेंगे, तो ni अणुओं का अणुभार क्या हो जाएगा, mi हो जाएगा। क्या हो जाएगा, mi हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो जो n अणुओं का अणुभार m1 और n2 अणुओं का अणुभार जो है वो m2 है, और ni अणुओं का mi हो जाएगा। तो टोटल अगर अणुभार की बात करें अपने, जैसे n1 अणुओं का कुल अणुभार क्या हो जाएगा, n1 और m1 ऐसे लिखेंगे, इसको n2 और m2 लिख देंगे, और इसको क्या लिख देंगे, ni और mi लिख देंगे, क्योंकि अणुओं की संख्या और अणुभार को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर है अणुओं की संख्या, कुल अणुभार
कुल अणुभार लिखेंगे, अणुओं का जितना भी कुल अणुभार है उसको लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे ना, N1 M1 प्लस में N2 M2 प्लस में N3 M3, ऐसे लिखेंगे। और ऐसे लिख करके हम क्या करेंगे, टोटल जो अपनी अणुओं की संख्या उनको ज्ञात कर लेंगे। अणुओं की संख्या, जितने भी अणु हैं उनकी संख्या N2 N3, या फिर इसको N3 ना लिख करके प्लस डैश डैश करके और इसको Ni और Mi कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे N1 प्लस में N2 प्लस में और डैश डैश करके क्या कर देंगे, Ni कर देंगे। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, हमने योग कर लिया, अणुओं की संख्या आ गई। अब इस कुल योग में इस अणुओं की संख्या को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो संख्या औसत अणुभार को किससे शो करते हैं, Mn बार से शो करते हैं, बराबर हो जाएगा टोटल ये N1 प्लस M1, टोटल जो अणुभार है वो ले लेंगे, ये ले लिया हमने। और उसके बाद में यहाँ पे Ni और Mi ये ले लेंगे, और N1 प्लस में N2 प्लस में और डैश डैश करके Ni ये ले लेंगे, ऐसे शो कर देंगे। क्योंकि हमने क्या किया है कि अणुओं का अणुभार ले लिया, ठीक है, और उसके अंदर अणुओं की संख्या का भाग दे दिया, जो परिणाम प्राप्त होता है वो संख्या औसत अणुभार है, ठीक है। या फिर Mn बार, और इसका समीशन लगाकर Ni और Mi से लिख सकते हैं, और इसको समीशन लगा करके Ni से लिख सकते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, संख्या औसत अणुभार हो जाएगा। और इसको क्या करते हैं, अणुसंख्यक गुणद्रव्य की प्रासरण दाब विधि से ज्ञात किया जा सकता है। प्रासरण दाब विधि से इसको ज्ञात किया जा सकता है। ये हो गया हमारा संख्या औसत अणुभार। अब हम क्या करेंगे, भार औसत अणुभार ज्ञात करेंगे। तो अणुओं की संख्या टोटल क्या हो जाएगी, यहाँ पे अणुओं की संख्या लिखेंगे, तो अणुओं की संख्या टोटल n हो जाएगी। और अणुभार को हम किससे नोट करेंगे, m से ही नोट करेंगे, ठीक है। तो N1 अणुओं के लिए जो अणुभार होगा, N1 अणुओं के लिए जो अणुभार होगा वो तो हो जाएगा N1 M1, ठीक है। N2 के लिए N1 M2, और N3 के लिए हो जाएगा, Ni के लिए हो जाएगा Ni और Mi, ऐसे सेम यही प्रोसीजर। लेकिन यहाँ पर आकर के जब कुल अणुभार ज्ञात करते हैं, कुल अणुभार के समय हम कुल अणुभार के समय प्रत्येक अणु को उसी अणु के अणुभार से गुणा करते हैं। अणुभार से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो अब देखो N1 है, इसी को M1 से गुणा करेंगे, इसको M2 से गुणा करेंगे, और इसको क्या करेंगे, Mi से गुणा करेंगे। तो हमारा जो कुल अणुभार है वो क्या आ जाएगा, टोटल अणुओं का कुल अणुभार अगर ज्ञात करेंगे तो वो ही आएगा ना, M1 की स्क्वायर प्लस में N2 M2 की स्क्वायर प्लस में Ni Mi की स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। और अणुओं का अणुभार ये तो कुल अणुभार हो गया। यहाँ पर अणुओं की क्या ली थी, संख्या ली थी, यहाँ हम संख्या ना लेकर के अणुओं का अणुभार लेंगे, अणुभार ये हो जाएगा। तो ये N1 M1 प्लस में N2 M2 प्लस में और Ni Mi ये हो जाएगा। तो मोलिकुलर वेट ज्ञात करना है हमें, भार औसत अणुभार ज्ञात करना है। इस 2 नंबर को यहाँ लिख सकते हो आप, भार औसत अणुभार, भार औसत अणुभार ज्ञात करना है, तो इसको हमें यहाँ लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में इस कुल अणुभार को यहाँ पर लिखेंगे, और कुल अणुभार के अंदर भार से डिवाइड करेंगे या अणुभार से डिवाइड करेंगे, इसलिए जो परिणाम प्राप्त होगा वो भार औसत अणुभार हो जाएगा, भार औसत अणुभार हो जाएगा। ये देखिए इससे। अब देखो यहाँ पर हमने अणुभार लेकर के और उसके अंदर अणुओं की संख्या से डिवाइड किया है, यहाँ पर कुल अणुभार लेकर के और
अणुभार, भार से ही डिवाइड किया है इसको, और या फिर MW बार लिख करके समीशन लगाकर NI/MI की स्क्वायर बटा में समीशन NI/MI से भी शो कर सकते हैं, ठीक है। या फिर इसे जो ज्ञात करने का जो तरीका है उसे विवर्तन या अपसादन विधि के द्वारा इसको ज्ञात किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए संख्या औसत अणुभार दो प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। अणुओं की संख्या n, अणुभार को m मानेंगे तो n1 अणुओं का अणुभार ये हो जाएगा, n2 अणुओं का अणुभार ये हो जाएगा और ni अणुओं का NI/MI हो जाएगा। कुल अणुभार में अणुओं की संख्या का भाग दे देंगे तो हमें संख्या औसत अणुभार ज्ञात हो जाएगा और प्रासरण दाब विधि से ज्ञात करेंगे। और भार औसत अणुभार में अणुओं की संख्या n, अणुभार m, n1 अणुओं का अणुभार के लिए ये लगाएंगे और साथ में उसके अणुभार से मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद में यहाँ पर हमें n1 m1 की स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा, n2 m2 की स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा और n3 m3 की स्क्वायर ni और mi की स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। उसको लेकर के और भार अणुभार से इसको डिवाइड करेंगे। उसके बाद में ये हमें भार औसत अणुभार ज्ञात हो जाएगा। उसके बाद में हमारा एक छोटी सी डेफिनेशन और आती है और इसी से संबंधित है वो संख्या औसत अणुभार और जो भार औसत अणुभार है उसी से संबंधित है। इसको बोलेंगे बहुप्रक्षेपण गतांक या फिर इसको PDI से भी शो कर सकते हैं। तो इसका सूत्र हो जाएगा PDI बराबर क्या हो जाएगा MW बार बटा में MN बार। और MW बार क्या है, भार औसत अणुभार है, क्या है भार औसत अणुभार है। और ये क्या है, संख्या औसत अणुभार है, ये क्या है संख्या औसत अणुभार है। भार औसत अणुभार डिवाइड संख्या औसत अणुभार। तो बहुप्रक्षेपण जो गुणांक है उसको PDI से शो करते हैं। भार औसत अणुभार और संख्या औसत अणुभार का जो अनुपात होता है वो बहुप्रक्षेपण गतांक होता है या PDI से शो करते हैं। हम कोई भी रासायनिक पदार्थ की बात करते हैं तो रासायनिक पदार्थ का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो एक जैसा होता है, इसलिए उसे एकल प्रक्षेपी बोला जा सकता है। लेकिन जो बहुलक जो होते हैं उनका जो अणुभार होता है वो एक जैसा नहीं होता है, वो बहुप्रक्षेपी होते हैं, इसलिए इसको बहुप्रक्षेपण गतांक भी बोल सकते हैं, जिसको PDI से शो किया जाता है। या भार औसत अणुभार या संख्या औसत अणुभार का जो अनुपात होता है वो बहुप्रक्षेपण गतांक होता है। तो आपका ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। जितना आपके सिलेबस में उतना मैंने करवा दिया। उसके बाद में मैं आपके लिए एक टेस्ट बना रही हूँ, आपको सूचना दे दी जाएगी उस टेस्ट को करने के लिए। तो हमारा चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। धन्यवाद।